नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है श्री गंगानगर राजस्थान से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के क्राइम की सच्ची कहानी को। शाम होते ही ठंड बढ़ने लगी तो राजस्थान के जिला श्री गंगानगर के कस्बा नरसिंहपुरा में गहनों की दुकान चलाने वाले भूपेंद्र सोनी ने घर जाने का मन बना लिया, क्योंकि ठंड की वजह से अब ग्राहक आने की कोई उम्मीद नहीं थी। भूपेंद्र दुकान बंद करके खड़े हुए थे कि उनका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा था वो अनजान था, फिर भी उन्होंने फोन रिसीव कर लिया। हेलो जी, मुझे भूपेंद्र जी से बात करनी है। दूसरी ओर से किसी महिला ने कानों में शहद सा घोल दिया। जी बोलिए, मैं भूपेंद्र ही बोल रहा हूँ, भूपेंद्र ने कहा। अरे यार, मैं सपना बोल रही हूँ। बड़ी मुश्किल से आपका नंबर ढूंढ पाई हूँ। नंबर मिलते ही आपको फोन किया है। आप तो मुझे भूल ही गए, कभी पूछा भी नहीं कि मैं कैसी हूँ। सपना ने एक ही सांस में शिकायत भरे लहजे में उल्हाना देते हुए कहा, लेकिन मैंने आपको पहचाना ही नहीं। शायद आपको गलतफहमी हुई है, आपने गलत नंबर मिला दिया है, भूपेंद्र ने कहा। आप चुन्नीराम अंकल के बेटे भूपेंद्र बोल रहे हैं ना? सपना ने पूछा। हाँ, मैं उन्हीं का बेटा भूपेंद्र हूँ, भूपेंद्र ने कहा। ये हुई ना बात। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जिस भूपेंद्र की फैन हूँ वो मुझे ना जाने? सपना ने कहा। तुम मर्दों की यही तो फितरत होती है, मतलब निकलने के बाद एकदम से भूल जाते हो। भूपेंद्र जवाब में कुछ कहता उसके पहले ही सपना ने धीरे से कहा, शायद वो आ गए हैं, अभी फोन रखती हूँ, कल इसी समय फिर से फोन करूंगी। और हाँ, आप भूलकर भी फोन मत करना। इतना कहकर सपना ने फोन काट दिया। भूपेंद्र ने एक बार फोन को देखा, फिर गाड़ी में सवार होकर घर की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते वो सपना के बारे में ही सोचता रहा। घर आने पर भी उसके दिमाग में सपना ही घूमती रही। उसकी नस नस में सनसनी सी फैल गई थी। भूपेंद्र की गहनों की दुकान थी, उसके ग्राहकों में ज्यादातर महिलाएं ही थी। उसे लगा कि सपना भी उसकी कोई ग्राहक होगी, कभी लगता कोई कॉलर तो नहीं है। यही सब सोचते हुए भूपेंद्र सपना की सुंदरता और शारीरिक बनावट को विभिन्न आकार देता रहा। उसी के बारे में सोचते हुए उसे ना जाने कब नींद आ गई। अगले दिन भूपेंद्र का मन ना जाने क्यों दुकान पर जाने का नहीं हुआ। उसने बड़े भाई को दुकान पर जाने के लिए कहा और स्वयं खेतों की ओर चला गया। उसका कई बार मन हुआ कि वो स्वयं सपना को फोन करे, लेकिन उसने मना किया था, इसलिए वो मन मारकर रह गया। वैसे भी उसने कहा था कि शाम को वो स्वयं फोन करेगी। शाम तक इंतजार करना उसके लिए मुश्किल था। दोपहर बाद जब भूपेंद्र घर लौट रहा था तो उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। नंबर सपना का ही था। उसके फोन रिसीव करते ही सपना ने कहा, हेलो भूपेंद्र जी। जी बोलिए, मैं बोल रहा हूँ, भूपेंद्र ने कहा। भूपेंद्र जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। इस समय कहाँ पर है आप? मैं इस समय खेतों पर हूँ, यहीं पर आ जाओ, भूपेंद्र ने कहा। पागल हो गए हैं क्या आप? मैं अपनी ससुराल हनुमानगढ़ में हूँ, मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ? आपको ही यहाँ आना होगा। वो आज किसी काम से दिल्ली गए हैं, कल तक लौटेंगे, सपना ने कहा। सपना, आज तो नहीं, मैं कल सुबह ही आ पाऊंगा, भूपेंद्र ने कहा। सुबह 10 बजे तक पहुंचकर फोन करना, मैं स्वयं आपको लेने आ जाऊंगी। घर खाली है, पूरा दिन आपके लिए, ओके बाय। ये कहकर सपना ने फोन काट दिया। सुंदरी से मिले इनविटेशन से भूपेंद्र का रोम रोम रोमांचित हो रहा था। अगले दिन भूपेंद्र को किसी काम से हनुमानगढ़ जाना भी था। उसने सोचा लगे हाथ ये काम भी हो जाएगा। अगले दिन यानी 9 दिसंबर 2013 की सुबह भूपेंद्र अपनी कार से हनुमानगढ़ पहुंच गए। उसने फोन किया तो सपना ने कहा, मैं तुम्हें रिसीव करने चूना फाटक पहुंच रही हूँ, आप वहीं पर मेरा वेट करें। भूपेंद्र चूना फाटक पहुंच गया। कार को सड़क के किनारे खड़ी करके वो सपना का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद सपना वहां पर पहुंच गई तो चाहत की उम्मीदों के सहारे दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। आते ही सपना भूपेंद्र की बगल वाली सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही भूपेंद्र ने पूछा, बताओ कहाँ चले? मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया मर गई है, उसकी वजह से मोहल्ले में काफी भीड़ है, ऐसे में घर जाना ठीक नहीं होगा। घंटे 2 घंटे मटर गश्ती करके समय गुजारते हैं, सपना ने कहा। भूपेंद्र ने कार लिंक रोड से अबोहर जाने वाली मुख्य सड़क की ओर मोड़ दी। कुछ दूर आगे सड़क पर ही एक कार खड़ी दिखाई दी तो सपना ने भूपेंद्र से गाड़ी रोकने को कहा। कार के पास 3 लोग खड़े थे।
उन्हें अपना परिचित बताकर सपना उनके पास चली गई। भूपेंद्र कुछ समझ पाता इससे पहले ही उनमें से दो लोग उसके पास आ गए। उन्होंने भूपेंद्र को कार की पिछली सीट पर धकेला और उनमें से एक ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो दूसरा उसकी बगल में। इसके बाद कार फिर से रिंग रोड पर चल पड़ी। उसके पीछे पीछे वो कार भी चल पड़ी जो वहां पर पहले से खड़ी थी। उसमें सपना अपने तीसरे साथी के साथ सवार थी। अब भूपेंद्र को समझते देर नहीं लगी कि वो किसी सातिर गिरोह के चक्कर में फंस गया है। वहां शोर मचाना भी बेकार था क्योंकि सड़क लगभग सुनसान सी थी। दोनों कारें एक खेत में बने सुनसान घर पर जाकर रुके। उन तीनों ने भूपेंद्र को खींचकर कार से बाहर निकाला। पहले तो उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की, उसके बाद उसकी चेन अंगूठी और जेब में पड़ी रुपए भी छीन लिए। साथ ही गाड़ी की आरसी और 2 बैंकों के एटीएम भी ले लिए। उन लोगों ने एटीएम के कोड नंबर पूछे तो भूपेंद्र ने शून्य बैलेंस वाले कार्ड का नंबर बता दिया। जिसमें बैलेंस था उसके कोड नंबर के बारे में उसने कह दिया कि याद नहीं है। सारा माल छीन लेने के बाद उनमें से एक ने कहा, सोहदे, तूने इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया है, हम तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। मुकदमे की बात सुनते ही भूपेंद्र की घिघी बन गई। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, प्लीज ऐसा मत करो। अब तू एक ही सूरत में इस मुकदमे से बच सकता है। अगर तू 10 लाख रुपयों की व्यवस्था करके हमें दे दे तो हम मुकदमा नहीं करेंगे। भूपेंद्र के काफी रिक्वेस्ट करने पर मामला 50,000 रुपए में तय हो गया। जान से मारने की धमकी देकर चारों ने भूपेंद्र को 2 दिनों में रुपयों की व्यवस्था करके फोन करने को कहा। लुटा पिटा भूपेंद्र बुझे मन से अपनी कार लेकर घर आ गया। गाड़ी की आरसी, एटीएम कार्ड, नकदी और आभूषण लुटेरों ने छीन लिए थे। भूपेंद्र को गुमसुम देखकर घर वालों ने उससे पूछा भी, लेकिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वो बात टाल गया। जब अगली सुबह उसके बड़े भाई ने पास बैठाकर उससे परेशानी की वजह पूछी तो उसने उनसे पूरी बात बता दी। सलाह मशवरा करके दोनों भाई उसी समय हनुमानगढ़ के लिए रवाना हो गए। 10 दिसंबर की दोपहर थाना हनुमानगढ़ के थाना प्रभारी भंवरलाल को भूपेंद्र ने अपनी व्यथा बताई। मामला गंभीर था, लेकिन थाना प्रभारी को लग रहा था कि इस मामले में अभियुक्त शीघ्र ही पकड़ लिए जाएंगे। थाना प्रभारी ने इस मामले की जांच एएसआई बलवंत राम को सौंप दी। बलवंत राम ने उसी समय भूपेंद्र से सपना को रुपयों की व्यवस्था हो जाने का फोन करवा दिया। सपना ने आधे घंटे में अबोहर रोड पर जहां भूपेंद्र के साथ घटना घटी थी वहीं पर पहुंचने को कहा। भूपेंद्र अपनी कार से वहां पर पहुंच गया। एएसआई बलवंत राम भी पुलिस टीम के साथ प्राइवेट वाहन से बिना वर्दी के वहां पहुंचकर थोड़ी दूर खड़े हो गए थे। कुछ देर बाद भूपेंद्र के पास एक कार आकर रुकी। उसमें से 3 लोग उतरे और पैसे लेने के लिए भूपेंद्र के पास पहुंच गए। भूपेंद्र का इशारा पाते ही पुलिस कर्मियों ने तीनों को घेरकर पकड़ लिया। तीनों के नाम थे असलम, तुफैल मोहम्मद और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोगी। इसके बाद भूपेंद्र की तहरीर पर पुलिस ने सपना, असलम, तुफैल मोहम्मद और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोगी के खिलाफ धारा 342, 385, 382, 323 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन सपना पुलिस के हाथ नहीं लगी थी। शायद उसे अपने साथियों के पकड़े जाने की खबर लग गई थी, इसलिए वो फरार हो गई थी। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को अदालत में पेश किया गया, जहां से विस्तार पूछताछ और माल बरामद करने के लिए उनकी 2 दिनों की रिमांड की मांग की गई। रिमांड के दौरान की गई पूछताछ में तीनों अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसी पूछताछ में उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले इसी तरह सपना से फोन करवाकर उन्होंने पंजाब के अबोहर के एक आदमी को लूटा था। उसने पुलिस को सूचना दे दी थी तो पंजाब पुलिस ने उन्हें पकड़कर जेल भिजवा दिया था। अदालत से जमानत मिलने पर जब ये लोग बाहर आए तो इन्होंने भूपेंद्र को शिकार बनाया। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को जेल भिजवा दिया था। फिलहाल सपना अभी भी फरार थी। 27 दिसंबर को थाना प्रभारी भंवरलाल एएसआई बलवंत राम से सपना की गिरफ्तारी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी 3 लोग उनसे मिलने आए। उनमें से एक व्यक्ति ने अपना परिचय हरजिंदर सिंह एडवोकेट के रूप में दिया। थाना प्रभारी ने उससे पूछा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हरजिंदर सिंह ने अपनी बगल में खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करके कहा, ये बेवंत सिंह है, मेरी बुआ का बेटा। भूपेंद्र सोनी की तरह इसे भी एक गिरोह ने फांस रखा है। वो गिरोह इससे 40 लाख रुपए नकद या फिर 2 बीघा जमीन देने पर इसे छोड़ने की बात कर रहा है। ना देने पर इसे दुष्कर्म के केस में झूठा फंसाने की धमकी दे रहा है। सूचना गंभीर और चौंकाने वाली थी।
एक बार थाना प्रभारी को लगा कि ये काम भी सपना के गिरोह का हो सकता है, लेकिन उस गैंग के सदस्य तो जेल में थे। इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि तभी बलवंत राम के फोन की घंटी बजी। फोन उनके मुखबिर का था। उसने सपना के विजयनगर में होने की सूचना दी थी। थाना प्रभारी से अनुमति लेकर बलवंत राम विजयनगर के लिए निकल पड़े। बलवंत राम चले गए तो बेवंत सिंह ने थाना प्रभारी भंवरलाल को जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार से थी। 12 दिसंबर 2013 की दोपहर की बात है। चक सुंदर सिंह वार का रहने वाला 50 साल का बेवंत सिंह अपने खेतों में पानी लगा रहा था। उसकी 2 संतानें हैं जिनकी शादियां हो चुकी है। हाड़तोड़ मेहनत और अच्छे स्वभाव का होने की वजह से इलाके में उसकी पहचान एक समृद्ध किसान की है। बेवंत सिंह खेतों में जाने वाले पानी की निगरानी कर रहा था, तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से किसी औरत की आवाज आई, सरदार जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप कौन बोल रही है और मुझसे क्यों मिलना चाहती है? बेवंत सिंह ने पूछा। जी, मैं लवप्रीत कौर बोल रही हूँ। पिछले दिनों आपको पीलीबंगा के गुरुद्वारे में देखा था, तभी से मैं आप पर लट्टू हूँ। किसी तरह आपका फोन नंबर हासिल करके आपको फोन किया है। रही बात मिलने की, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि कोई जवान लड़की किसी मर्द से क्यों मिलना चाहती है। बेवंत सिंह के प्रौढ़ शरीर में एक बारगी सिहरन सी दौड़ गई। औरत हो या मर्द, एक दूसरे के प्रति आकर्षण स्वाभाविक सी बात है। उसी आकर्षण में बंधे बेवंत सिंह ने कहा, लवप्रीत जी, अभी तो मैं खेतों में पानी लगा रहा हूँ, मैं कल आपको फोन करता हूँ। ये कहकर बेवंत सिंह ने फोन काट दिया। लवप्रीत के मीठे बोल और खुले आमंत्रण से बेवंत सिंह का रोम रोम पुलकित हो उठा था। वो लवप्रीत से मिलने को ललायित हो उठे। अगले दिन सुबह बेवंत सिंह ने खेतों पर जाकर लवप्रीत को फोन किया। दूसरी ओर से फोन रिसीव हुआ तो उसने कहा, लवप्रीत, मैं बेवंत बोल रहा हूँ। सरदार जी, मुझे लवप्रीत नहीं, सिर्फ लव कहिए। अब आपके लिए मैं सिर्फ लव हूँ। मैं 2 घंटे बाद पीलीबंगा बस स्टैंड पर पहुँच रही हूँ। मेहरबानी करके आप वहीं पर आ जाइए। आगे का प्रोग्राम मिलने पर बनाएंगे। इतना कहकर लवप्रीत ने फोन काट दिया। खेतों से लौटकर बेवंत सिंह ने मोटरसाइकिल उठाई और पीलीबंगा के बस स्टैंड पर पहुंच गए। बेवंत सिंह ने बस स्टैंड से लवप्रीत को फोन किया तो सामने खड़ी लड़की को फोन रिसीव करते देखकर वो हैरान रह गए। लड़की उसकी बेटी की उम्र की थी। उसने पूछा, सरदार जी, आप कहाँ हो? बेवंत सिंह ने पहचान बताई तो वो लड़की उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर लवप्रीत के चेहरे पर कई रंग आए और गए। वो भी बेवंत सिंह की ही तरह सकपका गई थी। पास आकर उसने कहा, अभी अभी उनका फोन आया था। मेरे ससुर को दिल का दौरा पड़ गया है, मुझे तुरंत वहां पर पहुंचना होगा। कृपया मुझे पुराने बस स्टैंड तक अपनी मोटरसाइकिल से छोड़ दे। समय मिलते ही मैं आपको फोन करूंगी। बेवंत सिंह ने मोटरसाइकिल से लवप्रीत को पुराने बस स्टैंड पर छोड़ दिया और अपने घर आ गया। लाख कोशिश करने के बाद भी बेवंत सिंह लवप्रीत के इस तरह कन्नी काटकर चले जाने का कारण नहीं समझ पाए। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उसने लवप्रीत को सपना समझकर भुला दिया। 2 दिन बाद बेवंत सिंह अपने ममेरे भाई एडवोकेट हरजिंदर सिंह से मिलने उसके घर गया। दोनों धूप में बैठे चाय पी रहे थे। तभी बेवंत सिंह के मोबाइल फोन की घंटी बजी। उसने फोन रिसीव किया तो फोन करने वाले ने उसका नाम पता पूछकर कहा, मैं पीलीबंगा थाने का सिपाही जसवंत बोल रहा हूँ। तुम्हारे खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। ये सुनते ही बेवंत सिंह घबरा गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। हरजिंदर सिंह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने खुद फोन लेकर बात शुरू की तो फोन करने वाले कांस्टेबल जसवंत ने कहा, 3 लोग एक महिला को लेकर आए थे। महिला कह रही थी कि बेवंत सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, लेकिन घटनास्थल हमारे क्षेत्र के बाहर का था, इसलिए थाना प्रभारी ने उन्हें वापस भेज दिया। बेवंत सिंह ने इस आरोप को खारिज करते हुए हरजिंदर सिंह को पूरी घटना के बारे में बता दिया। वकील होने के नाते हरजिंदर सिंह को पता था कि मामला कितना गंभीर है। कथित पीड़िता के आरोप को एक बार भी नकारा नहीं जा सकता था। लवप्रीत कौर का फोन नंबर बेवंत सिंह के पास था ही। मामला पुलिस तक जाए इसके पहले ही हरजिंदर सिंह ने मामले को सुलटाने की कोशिश शुरू कर दी। सूचना मिलने पर बेवंत सिंह का बहनोई भोड़ा सिंह भी आ गया। भोड़ा सिंह लवप्रीत कौर और उसके दोनों साथियों को जानता था जो उसकी मदद कर रहे थे। बातचीत शुरू हुई तो लवप्रीत ने मामला सुलटाने के लिए 40 लाख रुपए या फिर 2 बीघा जमीन मांगी, जबकि बेवंत सिंह 2 लाख रुपए देने को तैयार था। लवप्रीत का एक साथी था जबन सिंह उर्फ रोड़ा चाचा,
जो स्वयं को पूर्व सरपंच बता रहा था। उसने लवप्रीत का एक ऑडियो कैसेट तैयार कर रखा था। उस कैसेट में लवप्रीत कह रही थी कि मांग पूरी होने पर वो बेवंत के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराएगी। जबन सिंह लवप्रीत को अपनी नौकरानी बता रहा था। लवप्रीत की इस मांग से बेवंत सिंह, बोड़ा सिंह और हरजिंदर सिंह परेशान थे। वहीं हरजिंदर का कहना था कि ये सरासर ब्लैकमेलिंग है। अन्य लोगों के ना चाहते हुए भी हरजिंदर सिंह ने ब्लैकमेल करने वालों लवप्रीत और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला ले लिया। इसके बाद 27 दिसंबर को बेवंत ने थाना हनुमानगढ़ में प्रकट सिंह, जबन सिंह और लवप्रीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। थाना प्रभारी भंवरलाल ने इस मामले की जांच सब इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश को सौंप दी। अगले दिन उन्होंने बेवंत सिंह से जबन सिंह व प्रकट सिंह को रुपए ले जाने के लिए फोन करवा दिए। वे रुपए लेने आए तो पुलिस ने जाल बिछाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन शाम को पुलिस ने लवप्रीत को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों अभियुक्तों को अदालत में पेश करके पूछताछ के लिए 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया गया। पूछताछ के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया था। दूसरी ओर विजयनगर से एएसआई बलवंत राम ने सपना को भी महिला पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे भी अदालत में पेश किया, जहां से उसे भी जेल भेज दिया गया था। पुलिस पूछताछ में सपना ने जो बताया था वो इस प्रकार से था। सपना उर्फ सोना पंजाब के मुख्तार जिले के गांव लूलबाई के रहने वाले सत्ताम सिंह की बेटी थी। सपना की शादी हनुमानगढ़ के रहने वाले अशोक के साथ हुई थी। सपना उसके एक बच्चे की मां भी बनी, लेकिन उसकी सास माया समाज की मर्यादाओं को तोड़कर असलम के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी थी। अशोक को मां की तरह पत्नी का भी चरित्र ठीक नहीं लगता था। इससे आहत होकर उसने घर छोड़ दिया। इसी सपना को चारा बनाकर असलम ने भूपेंद्र को फांस कर लूटने की योजना बनाई थी। लवप्रीत कौर की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उसकी शादी गूंगवाला सिरवान में हुई थी। पति से अनबन होने के बाद वो हनुमानगढ़ आकर अकेली ही रहने लगी थी। यही उसका संपर्क प्रकट सिंह और जबन सिंह उर्फ रोड़ा चाचा से हुआ। लवप्रीत कथित रूप से जबन सिंह की रखेल थी। लवप्रीत को चारा बनाकर बेवंत सिंह को ब्लैकमेल करने की योजना जबन सिंह की ही थी। लवप्रीत से जबन सिंह ने कहा था कि पैसे मिलने पर वो उसके लिए घर बनवा देगा, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हुआ। दिल्ली में हुए दामनी कांड के बाद जो नया कानून बना है, इस तरह के अराजक तत्व उसका गलत फायदा उठाना चाहते हैं। इन तत्वों के खेल में 2 निर्दोष महिलाएं फंस गई है। फिलहाल इनमें से कुछ अभियुक्तों की जमानतें हो चुकी है और बाकी सब जेल में बंद है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।